कहते हैं कि जिन्ना को किसी ने सलाह दी थी कि वह नेहरू और एडविना के रिश्ते को पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एडविना माउंटबेटन, जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 1947 के बाद वाले हिंदुस्तान के मुकद्दर का सबसे बड़ा फैसला हुकूमत बरतानिया की लेबर पार्टी लंदन में ले चुकी थी। लॉर्ड माउंटबेटन यानी डिकी सारिल रेडक्लिफ द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे पर बनाई हुई लकीरों की तफ्तीश कर रहे थे। पंजाब और पूर्वी बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा था। गांधी अकेले ही दंगों को संभाल रहे थे। सरदार पटेल सारे राजा महाराजाओं को हाँक कर हिंदुस्तान में रखने का भागीरथी कार्य कर रहे थे। और इस सब के बीच दो बेहद दिलचस्प और समझदार लोग अपने अपने दिल में मोहब्बत की आग लिए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनमें से एक आज़ाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था और दूसरा इस नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी। कहते हैं कि मोहब्बत वो आतिश है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। कब हो जाए, किससे हो जाए, कहाँ हो जाए और क्यों हो जाए, कोई नहीं जानता। जब यह आग लगी तब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 58 थी और एडविना माउंटबेटन की 47 की होने जा रही थी। लेकिन मोहब्बत तो किसी भी उम्र की हो, बेपनाह ही होती है। नेहरू कम उम्र में ही विधुर हो गए थे और फिर कमला कौल से उनका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रहा था। यह बात खुद नेहरू ने भी स्वीकार की है। कमला एक सीधी सादी कश्मीरी लड़की थी और नेहरू ने अपने 7 साल के लंदन प्रवास में एक ख्वाब जैसी जिंदगी जी थी। अच्छी पढ़ाई, शानदार सोहबतें, बेहतरीन सामें, हसीन रातें, खुली, उन्मुक्त और आज़ाद जिंदगी। एडविना और डिकी के बीच में भी सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता रह गया था। इंग्लैंड में एडविना के कुछ रिश्ते पहले ही सुर्खियां बटोर चुके थे। जब डिकी हिंदुस्तान के वायसराय बनकर आए तब एडविना उनके साथ आना ही नहीं चाहती थी, पर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। पंडित नेहरू की शख्सियत को डिकी और एडविना दोनों ही पसंद करते थे और शायद इसका फायदा आज के हिंदुस्तान को विभाजन के वक्त भी मिला। जब बात कश्मीर पर आकर रुकी तब एडविना ने एक अहम किरदार निभाया। मॉर्गन जेनेट ने अपनी किताब एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर ओन में लिखा है कि वे नेहरू को समझाने मशोबरा एक हिल स्टेशन है वहां ले गई। इस वाकये को एडविना ने अपनी चिट्ठी में कबूल किया है। उन्होंने कहा कि जवाहर, मशोबरा ले जाकर तुमसे बात करना मेरा जुनून बन गया है। वह पहले भी वहां जा चुके थे। दोनों के बीच में रिश्ता मई 1948 के पहले ही शुरू हो चुका, पर गहराया उसके बाद ही। मशोबरा की सैर में डिकी और बेटी पामेला भी उनके साथ थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को बहुत करीब से देख रहे थे। वैसा क्यों कर रहे थे यह समझना आसान भी है और मुश्किल भी। नेहरू और एडविना का रिश्ता माउंटबेटन की जिंदगी के सबसे बड़े काम यानी विभाजन को आसान बना रहा था। वह यह भी समझते थे कि नेहरू के लिए एडविना उन्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए कहीं ना कहीं वह इसे बढ़ावा भी दे रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप जेगलर ने माउंटबेटन की जीवनी में एक चिट्ठी का जिक्र किया है जो डिकी ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, तुम किसी से इसका जिक्र मत करना, पर यह हकीकत है कि एडविना और जवाहर एक साथ बड़े अच्छे दिखते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं। मैं और पामेला, जो कि डिकी की दूसरी बेटी थी, वह सब कुछ कर रहे हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। मम्मी इन दिनों काफी खुश रहती हैं। माउंटबेटन हर हाल में एडविना को खुश देखना चाहते थे। कई बार एडविना ने उनसे तलाक लेने की धमकी भी दी थी, पर हर बार वे कुछ ऐसा कर जाते थे कि रिश्ता बना रह जाता। एडविना से उनका रिश्ता उनकी तरक्की का रास्ता भी था। नेहरू और एडविना के रिश्ते को हम उनकी लिखी हुई चिट्ठियों से भी समझ सकते हैं। एलेक्स वान तुंजेलमन ने विस्तार से अपनी किताब इंडियन समर में उन चिट्ठियों का जिक्र किया है। शुरुआत में दोनों के बीच खतों का रोज आदान प्रदान हुआ, फिर हर हफ्ते, बाद में सिलसिला महीने में एक बार
पर आकर थम गया। जवाहर जहां भी कहीं जाते एडविना के लिए तोहफे खरीदते। उन्होंने इजिप्ट से लाई गई सिगरेट, सिक्किम से फर्न और एक बार उड़ीसा के सूर्य मंदिर में उकेरी हुई कामोत्तेजक तस्वीरों की किताब एडविना माउंटबेटन को भेंट की थी और लिखा था, इस किताब को पढ़कर और देखकर एक बार तो मेरी सांसें ही रुक गईं। इसे मुझे तुम्हें भेजते हुए किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हुई और ना ही मैं तुमसे कुछ छुपाना चाह रहा था। एडविना इसके जवाब में लिखती हैं कि उन्हें ये मूर्तियां रिझा रही हैं। मैं संभोग को सिर्फ संभोग की तरह से ही नहीं देखती, यह कुछ और भी है। या आत्मा की खूबसूरती जैसा है। क्या वह प्लूटोनिक लव की तरफ इशारा कर रही थी या कुछ और? माउंटबेटन के हिंदुस्तान से विदा होने से एक दिन पहले भारत सरकार ने उनके सम्मान में डिनर दिया था। खाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना के सम्मान में एक भाषण दिया जो उनकी मोहब्बत को साफ साफ इजहार कर देता है। उन्होंने कहा, ईश्वर या किसी परी ने तुम्हें एक खूबसूरती या बुद्धिमत्ता या सौम्यता या आकर्षण और ऊर्जा दी है, और यही नहीं, तुम्हें इससे भी ज्यादा मिला है और वह है एक कमाल का इंसानी जज्बा और लोगों की सेवा का भाव। इन सब खूबियों के मिले जुले असर ने तुम्हें एक शानदार महिला बनाया है। इस भाषण को सुनने के बाद एडविना रो पड़ी और जवाहर तो जैसे कोई अपने महबूब के बिछड़ने पर रोता है, फूट फूट कर रो दिए। कमाल है, सदके इस भाव के, इस समर्पण के और इस जज्बात के। और फिर वह 21 जून 1948 का दिन, नेहरू के जीवन की ढलती हुई शाम का शायद सबसे उदास दिन जो इसके बारे में मौजूद है। उसके आधार पर दावे से कहा जा सकता है कि उगता हुआ सुर्ख सूरज भी उस दिन उनको जर्द लगा होगा। 6 घोड़ों की बग्गी में सवार डिक्की और एडविना किसी महाराजा और महारानी की तरह लग रहे थे, पर शायद किसी घोड़े को जवाहर की हालत का अंदाजा हो गया होगा और उसने आगे हिलने से मना कर दिया। उनकी विदाई को देखने आए लोगों में से किसी ने चीख कर कहा, ये घोड़े भी नहीं चाहते कि आप लोग यहां से जाएं। नेहरू का दिल भी यकीनन ऐसा ही रहा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उगते ये सूरज के साथ डिकी और एडविना हिंदुस्तान से रवाना हो गए और नेहरू ठगे से रह गए होंगे। एडविना जाने के बाद कई बार हिंदुस्तान आई और जब भी नेहरू इंग्लैंड गए, माउंटबेटन परिवार से मिले। वह वहां ज्यादातर वक्त एडविना की सोहबत में गुजारते और डिकी हर बार ऐसे हालात भी पैदा कर देते थे। एक बार वे नेहरू के साथ नैनीताल गई। एक शाम जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर का बेटा उन्हें शाम के भोजन पर आमंत्रित करने आया तो उसने लोगों को आलिंगन में बंधे हुए देखा। उस आलिंगन के गवाह थे टाटा स्टील के होने वाले चेयरमैन ऋषि मोदी। उनके पिता होमी मोदी उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। इधर हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में यह मशहूर हो चुका था कि अगर राम के दिल में झांक कर देखें तो सीता मिलेंगी और नेहरू के दिल में अगर झांका तो एडविना। इस रिश्ते की वजह से कई बार दोनों के जीवन में उथल पुथल भी रही और नेहरू का तो राजनीतिक जीवन ही दांव पर लग गया था। तब एडविना ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नेहरू को कर्तव्य और प्राथमिकता देने की सलाह दी और अंततः कह दिया कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम कितनी समझदार हो, नेहरू ने जवाब में लिखा, पर यह विवेक मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं देता और जब कभी मैं वह मंजर याद करता हूं जब मैंने तुम्हारा हाथ चूमकर तुम्हें अलविदा कहा था तो उसको याद करके मेरे दिल में हताशा उभर जाती है। एक बार एडविना बहुत बीमार पड़ी और अपने ऑपरेशन से पहले उन्होंने डिक्की को वह सारे खत दे दिए जिन नेहरू ने उन्हें लिखे थे। उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं बची तो उन खतों से वह सब जान सकते हैं जो कभी उनके और नेहरू के बीच रहा। डिक्की ने वादा खिलाफी की और खत पहले ही पढ़ लिए। उस ऑपरेशन रूम से एडविना सही सलामत बाहर आ गई और उन खतों को पढ़ने के बाद भी डिक्की उनके साथ उतने ही सौम्य और समझदार बने रहे जैसे वे हमेशा थे। लेकिन एडविना इसके बाद ज्यादा समय जिंदा नहीं रही। 21 फरवरी 1960 की सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अंतिम समय में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक के पास अगर कुछ था तो बस नेहरू के लिखे हुए खत, जो उनके दिल के सबसे करीब थे और जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी।
एडविना की अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें समुद्र में दफनाया गया था। इस काम को अंजाम दिया इंग्लैंड के जहाज HMS बेकफुल ने, और अपने प्यार को अंतिम सलामी देने के लिए नेहरू ने गेंदे के फूलों के एक पुष्प चक्र के साथ हिंदुस्तानी जहाज त्रिशूल वहां भेजा था। दोनों ने बेहद गरिमामय तरीके से अपने रिश्ते को निभाया और उसी गरिमामय ढंग से माउंटबेटन ने अपना फर्ज निभाया। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने सलाह दी थी कि वह उन दोनों के रिश्ते को विभाजन में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिन्ना ने कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि यह रिश्ता एक निजी मामला है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब की बात कुछ और ही थी। अब ना ऐसे लोग हैं और ना ऐसी राजनीति। एडविना 1936 में बगदाद गई थी। एक शाम जब वे यूं ही घूम रही थी तो एक भविष्य बताने वाले आदमी ने उन्हें जल्द किसी देश की महारानी बनने की बात कही। उन्हें तरह तरह के जानवर पालने का शौक था। वह बगदाद से एक गिरगिट ले आई थी जिसे उन्होंने गांधी नाम दिया था। 11 साल बाद यह भविष्यवाणी सही हुई। 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय बने और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल और वे महारानी। माउंटबेटन को फिल्मों का शौक था। सन 1942 में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार की मदद से एक फिल्म बनवाई जिसका नाम था इन विच वी सर्व। यह माउंटबेटन के नेतृत्व में युद्धपोत HMS केली के क्रेते की लड़ाई में डूबने पर आधारित थी। नियाल कोवार्ड द्वारा निर्देशित पिक्चर में नाविक की भूमिका एक नए कलाकार ने निभाई थी। उसके ठीक 40 साल बाद 1982 में उस नए कलाकार ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के निवेदन पर और सूचना मंत्रालय के सहयोग से गांधी के जीवन पर अब तक की सबसे महान फिल्म निर्देशक की, जी हाँ, उस नए कलाकार का नाम था सर रिचर्ड एटनबरो। अजीब इत्तेफाक यह भी है कि नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को है और एडविना का 28 नवंबर को। दोनों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। संयोग यह भी है कि गांधी की एक सरफिरे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और माउंटबेटन को आयरलैंड की आतंकवादी पार्टी IRA ने उनकी नाव को बम से उड़ाकर मार दिया था। ये थी दो प्यार करने वालों की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।